हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आपने अभी तक सेट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की है या नहीं की है? और नहीं की है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है 4 जून को होने वाला है और टाइम ऐसे निकल जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। तो हम मेरा क्लासेस के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और भाग 1 आप देख सकते हैं, पाठ्यक्रम अनुसार 3 वीडियो में पूरा सिलेबस आपको स्टेप टू स्टेप समझाने वाले हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन भी करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना, ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट राज्य पात्रता परीक्षा भाग 1, और जो पहला पेपर है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति पठित गद्यांश एवं संचार। और वीडियो के माध्यम से हमने जो इम्पोर्टेंस बुक थी, बेस्ट बुक थी आपके लिए, उसकी वीडियो भी हम बना चुके हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिलेगी। और यहाँ पे भाग 1 में आप देखेंगे कि यूनिट 1 शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षण प्रकृति उद्देश्य विशेषताएं हैं, शिक्षण अभिक्षमता है, और पृष्ठ संख्या जहाँ पे आप देख सकते हैं। और शिक्षण के उद्देश्य है, शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, शिक्षा सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत, अधिगम, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण गति, शिक्षण विधियाँ हैं, संगोष्ठी है, शिक्षक सहायक सामग्री है, मूल्यांकन का अर्थ, अभ्यास प्रश्न। यूनिट 2 में हम देख सकते हैं कि अनुसंधान की परिभाषा है, अनुसंधान की विशेषता हैं, अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य सोपान हैं, पेपर प्रस्तुति, आलेख, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन और संगोष्ठी है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है जो कि 75 पेज नंबर पर है। यूनिट 3 में आप देख सकते हैं बोध और अध्ययन बोध है। इसके बाद यूनिट 4 में आप देख सकते हैं कि संप्रेषण की अवधारणा है, प्रभावी संप्रेषण है, संप्रेषण प्रणाली है, कक्षा संप्रेषण है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं। इसके बाद प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत, जन मीडिया और समाज, अभ्यास प्रश्न जो कि 107 पेज नंबर पर है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और जहाँ पे आप देखेंगे तो जहाँ पे हम इतने ही टॉपिक्स के विषय में आज डिस्कशन करने वाले हैं भाग 1 में। फिर इसके बाद भाग 2 है और इसके बाद भाग 3 है। मतलब 3 वीडियो के माध्यम से ये पूरा टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षण प्रकृति उद्देश्य विशेषता, टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जहाँ पे शिक्षण अंग्रेजी शब्द टीचिंग से उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पे इसको समझाया गया है। तो शिक्षण अंग्रेजी शब्द टीचिंग से उत्पन्न हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ है शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। वहीं शिक्षण शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीख देना या सिखाना। व्यापक अर्थ में शिक्षा औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से आजीवन चलने वाली क्रिया है, जबकि संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी शिक्षण संस्था में औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने से होते हैं। तो ये टॉपिक्स है, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और शिक्षण की परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं कि शिक्षण एक परिपक्व व क्रम परिपक्व व्यक्ति के बीच की आत्मीय संबंध का प्रारूप है, जहां कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षण प्रक्रिया की ओर अग्रसर किया जाता है, जो कि मॉरिसन। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि शिक्षण एवं पारस्परिक प्रभाव है, जिसका उद्देश्य व्यापार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है, ये गेज ने बोला है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि दूसरे को सिखाने व उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं, ये रियांश ने कहा है। तो ये 3 डेफिनेशन हैं शिक्षण की परिभाषाएं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षण कौशल की विशेषता क्या है। विशेषता है 4 है, जिसमें पहली विशेषता देख सकते हैं कि शिक्षण कौशल से शिक्षण की प्रक्रिया सरल व सहज हो जाती है। दूसरे नंबर पर शिक्षण कौशल शिक्षक के वह व्यवहार है जहाँ वह कक्षा शिक्षण संबंध कार्य करती है। तीसरे नंबर पर शिक्षण कौशल से शिक्षण के पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। चौथे नंबर पर शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थी के मध्य प्रभावशाली अंतःक्रिया विकसित की जाती है। तो ये कौशल शिक्षण कौशल की विशेषता है, जो कि 4 थी। इसके बाद आद्यता की विशेषता में देख सकते हैं कि आद्यता की शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य। इसके बाद दूसरे नंबर पर आद्यता की मूलभूत क्षमता, जो उसे सिखाने की दिशा में
में आगे बढ़ना है। और तीसरे नंबर पर महत्वाकांक्षा और उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर। तो ये टॉपिक्स हैं और इसी टॉपिक्स से ही क्वेश्चन निकलते हैं और इनको हमें समझना होगा, तभी हम आंसर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं शिक्षण अभिवृत्ति, जिसमें शिक्षण क्षमता में, टीचिंग एबिलिटी में एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। जी हाँ, बिल्कुल मानव विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों को सदैव आवश्यकता रहती है कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उन अभ्यर्थी के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों के अध्यापन, वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। इसके बाद किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने की योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इसके बाद शिक्षा और शिक्षण में आप देखेंगे तो शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। इसका क्या अर्थ है? शिक्षा प्रदान करना। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य विश्व के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। ये ध्यान रखना, शिक्षा प्रदान करने वाले को पहला तो शिक्षक कहा जाता है, अध्यापक कहा जाता है और इसके बाद अध्येता भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षण मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर शिक्षा के अर्थ के दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है, व्यापक एवं संकुचित। इसके बाद टीचिंग एबिलिटी में आप देखेंगे शिक्षा के व्यापक अर्थ, जिसमें ये सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष विद्यार्थी हैं, अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही शिक्षा काल है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहां स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है। इसके बाद शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। दूसरे नंबर पर पॉइंट में देख सकते हैं शिक्षण शिक्षकों को द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से की प्रक्रिया है। इसके बाद शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। शिक्षण एवं योजनाबद्ध गतिविधि है, इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों के सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। इसके बाद शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग। फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं कि शिक्षण के 3 आधार हैं। शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर किया जा सकता है। क्यों, कैसे और क्या। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि हम कोई क्वेश्चन का हमें पता है तो कब, क्यों, कैसे यदि हम उसके बारे में जानते हैं तो उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो हमको कब, क्यों, कैसे के बारे में पता है तो हम सामने वाले को अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो इसी में बताया गया है कि क्यों, कैसे और क्या। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आदर्शवाद। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि प्रकृतिवाद, इनमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है, ये एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। शिक्षण का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। चौथे नंबर पर
प्रयोजनवाद जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनको प्रयोगवाद भी कहा गया है। प्रयोगवाद को अमेरिका के देन माना गया है। इसके बाद 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि अस्तित्ववाद, इसके मुख्य प्रतिपादक कीर्केगार्ड है, जिनका यह कहना है कि मेरा अस्तित्व है, इसमें व्यक्तित्व का अधिक बल दिया गया है। 6वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि योग परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से एक है ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षण की प्रवृत्ति और विशेषताएं, नेचर एंड फ्यूचर ऑफ टीचिंग। इसके बाद 1 नंबर पर इसमें देख सकते हैं कि शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। क्या है? बौद्धिक गतिविधि है। 2 नंबर पर आप देख सकते हैं कि शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप हैं, प्रशिक्षक केंद्रित एवं शिक्षार्थी केंद्रित। 3 नंबर पर आप देख सकते हैं कि शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं। 4 नंबर पर शिक्षण चर्चा एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। 5वें नंबर पर शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। 6 नंबर पर शिक्षण अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर संगठित संबंध है। 7वें नंबर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षण एक समव्यवसाय या वृत्ति शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो इसमें जो हिंदी जो यूज की गई है वो बहुत ही मतलब डीप यूज की गई है। इनका अर्थ हमको पता होगा तभी हम इसको बारे में बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से ही पूछे जाते हैं। जैसे शिक्षक है, फिर इसके बाद अध्यापक है, अध्येता है, इन्हीं को 3 रूपों में कहा जाता है और इसी में से क्वेश्चन आ जाता है तो अध्येता हमको अलग लगता है तो उसको हम गलत कर बैठते हैं। तो यदि हम इसको समझ लेते हैं तो हम आसानी से इसका आंसर भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बौद्धिक गतिविधि, जिसमें शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण की सभी गतिविधियों, शिक्षण उद्देश्य की स्थापना, पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण प्रति मूल्यांकन इत्यादि, शिक्षण के लिए ये आवश्यक है कि वह कक्षा के पर्यावरण को यथासंभव प्रेरणात्मक बनाए। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में छात्र अनिमृति उत्पादक सामग्री के तरह होते हैं। मानसिक विकास की कई विशेषताएं होती है। अंतर्गत उत्तरोत्तर विकास, नए विचारों का विकास, विचारों की अभिव्यक्ति, संज्ञानात्मक योग्यता का विकास इत्यादि करना होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, टीचर कंटर्ड अप्रोच, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। 2 नंबर पर आप देख सकते हैं कि इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रवृत्ति पूर्ण नियंत्रण रहता है। शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतः शिक्षण एवं आश्रित रहता है। इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागोजी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिक्षण का विज्ञान। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिष्य केंद्रित व शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण। इसके बाद शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विवेचना भी निहित है। शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना होता है। शिक्षक के लिए बता रहे हैं ये। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षण के विभिन्न स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्न 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना चाहता है। शिक्षण के विभिन्न स्तर, तो 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर एवं चिंतन स्तर। इसके बाद स्मृति स्तर क्या है? जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेमोरी लेवल। शिक्षण के स्मृति के एक मुख्य प्रस्तावक हॉवर्ड है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। इसके बाद यह तथ्यों के
कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रतिक्रिया मानी जाती है। इसके बाद अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर पर, इसमें मारीशन ग्रहण स्तर के मुख्य प्रस्ताव वाक है, जिसमें बाद तथ्यों को न केवल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी होता है। इसके बाद ये शिक्षण और शिष्य दोनों के लिए तत्वों के आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं थिंकिंग लेवल, मतलब चिंतन या विमर्शी स्तर, जिसमें हंट इस स्तर के मुख्य प्रस्ताव वाक है, जिसमें यह शिक्षण का उच्च स्तर है। स्मृति स्तर पर यह ग्रहण शक्ति स्तर दोनों का आधार है। तीसरे नंबर पर यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। चौथे नंबर पर कला का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। पाँचवें नंबर पर यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तक एवं कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। इसी तरीके से छठवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम एवं पाठ्य चर्चा, जिसमें पाठ्य चर्चा के अंतर्गत एवं शिक्षण सामग्री के माध्य नियोजित परस्पर क्रिया संसाधन जैसे कि पुस्तक, मल्टीमीडिया और मूल्यांकन प्रक्रिया आते हैं। इसको अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा मान सकते हैं कि उसको अपने शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना है। इससे शिक्षण का एक मानक स्थापित होते हैं। शिक्षक ने क्या पढ़ाना है ये पाठ चर्चा या पाठ्यक्रम निर्धारित करती है, लेकिन कैसे पढ़ना है उसके लिए अनुदेश होते हैं। शिक्षक के मन में ये योजना होनी चाहिए शिक्षार्थी का शिक्षण या कला अनुदेशन के साथ कैसा अनुभव करता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तालिका 1.1 पाठ्यक्रम एवं पाठ्य चर्चा की तुलना, जिसमें प्रवृत्ति में देख सकते हैं पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस वर्णनात्मक, इसके बाद पाठ्य चर्चा यहाँ पे निर्देशात्मक है। इसके बाद किसके लिए हैं तो विषय के लिए हैं, कोर्स के लिए हैं, विषय क्षेत्र के लिए संकुचित है, विस्तृत है। कौन सेट करता है परीक्षा बोर्ड। इसके बाद सरकार या उच्च संस्थान पाठ्य चर्चा पर। इसके बाद अवधि है निश्चित सामान्यता एवं वर्ष। इसके बाद कोर्स समाप्ति तक। इसके बाद समरूपता में देख सकते हैं विभिन्न अध्यापकों के लिए, विभिन्न सभी अध्यापक के लिए एक समान। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गतिशील वातावरण शिक्षण के निरंतर प्रक्रिया है, जिसका मूल तत्व संचार है, जो स्वयं भी गतिशील है। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक स्थान के अनुसार बदलता रहता है। सामाजिक, संस्कृति एवं तकनीकी कारण हो सकते हैं। यहाँ पर चार्ट बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम का आधार मनुष्य एवं समाज के बारे में परिकल्पना। इसके बाद इसके बारे में बताया गया है शिक्षा का उद्देश्य। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मूलभूत पाठ चर्चा है और शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा के सोपान संबंधी उद्देश्य। इसके बाद शिक्षण सामग्री के चयन एवं आयोजन, इसके बारे में यहाँ पे स्टेप टू स्टेप बताया गया है और यहाँ पे आप नोट्स कर सकते हैं। और मूल्यांकन के सिद्धांत, यहाँ पे मूल्यांकन योजना प्रणाली है। अब इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वतंत्र चर। अब स्वतंत्र चर क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वहाँ छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने के विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त रहता है। आश्रित चर, इसमें छात्र आश्रित चर माने जाते हैं। वहाँ अपने शिक्षक पर निर्भर करते हैं। उसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं, नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करता है। स्वतंत्र चर शिक्षक के लिए हैं, आश्रित चर जो पढ़ रहे हैं जैसे कि स्टूडेंट हैं। हस्तक्षेप चर क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षण व्यूह रचनाएँ आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती है। ये सभी चर एक दूसरे के पूरक और सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। जैसे एक चिकित्सक सबसे पहले रोगी व्यक्ति का निदान या पहचान करके ही उसका उपचार
आरंभ करता है और बाद में समय समय पर उसका अवलोकन करता है। वैसा ही कार्य एक शिक्षण द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षण का राजनीतिक वातावरण, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग। फर्स्ट में देख सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया का वातावरण राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी होता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों से इस बात का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। पहला नंबर पर एक तंत्र शासन। इसके बाद इस व्यवस्था में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण प्रधान मानी जाती है। दूसरे नंबर पर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस व्यवस्था में शिक्षा और शिक्षार्थी के संबंध मानवीय आधार पर होते हैं। दोनों एक दूसरों के विचार को सम्मान देते हैं। तीसरे नंबर पर हस्तक्षेप रहित शासन। तो ये अव्यवस्था सबसे लचीली है। इसमें शिक्षण एवं मित्र के रूप में कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षण के चरों के विभिन्न कार्य। तो इनके शिक्षण चरों के मतलब शिक्षक की ओर से हैं। तो यहाँ पे निदानात्मक या नैदानिक क्रियाएं, ये कार्य इस मानवता पर आधारित है कि हर छात्र अद्वितीय है। इसमें शिक्षण की भूमिका ज़्यादा सक्रिय है। वहाँ पाठ्य सामग्री व छात्र दोनों पर ध्यान देता है। छात्र को क्या आती है तथा क्या नहीं, इसका पता लगता है। उपचारात्मक क्रियाएं, जिसमें निवारणात्मक दृष्टिकोण से छात्रों की कई कमियां शिक्षण के सामने आती है। उपचारात्मक क्रियाओं में से ये देखा जाता है कि इन कमियों को कैसे दूर किया जाता है तथा क्षेत्रों में वांछित परिवर्तन लाने के शिक्षण के उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए। इसमें शिक्षण का अनुभव, पूर्व ज्ञान एवं छात्र की प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका है। मूल्यांकन क्रिया, तीसरे नंबर पर इन क्रियाओं से ये जाना जाता है कि छात्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया है या नहीं। इसको इस अध्याय के बाद में मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत वर्णित किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसको बताया गया है शिक्षण, अनुदेश और अधिगम। इसके बाद इन तीनों का परस्पर निकटतम संबंध है। शिक्षण मूल रूप से एक ऐसा कार्य है जो कि अधिगम को संभव बनाता है। इसीलिए सब छात्र शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप कुछ सीखते नहीं हैं, इनको निरर्थक ही माना जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम है, शिक्षण है, अनुदेश है और अधिगम है, मतलब ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसके बाद यहाँ पे टेबल चार्ट में बताया गया है कि शिक्षण, टीचिंग, अनुदेश, इंस्ट्रक्शन, अधिगम, लर्निंग। शिक्षण का मूल विचार ज्ञान के एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण हेतु परस्पर संवादात्मक संबंध स्थापित करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हिंदी में जो है बहुत डीप है, हिंदी बहुत ही डीपली लैंग्वेज में पूछी गई है, बताई जा रही है। तो आपका जो पेपर है इंग्लिश और हिंदी मोड में होगा, आप उसका ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी। जो चीज़ हिंदी में समझ में नहीं आती है उसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। जैसे कि शिक्षण है तो टीचिंग है, अनुदेश मतलब हम नहीं समझ सकते लेकिन इंस्ट्रक्शन होता है उसका मतलब, अधिगम मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं लर्निंग होता है। तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में आपका पेपर होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ साइंस। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पर व्यवस्थित ज्ञान का समूह, दूसरे नंबर पर निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, तीसरे नंबर पर कारण और परिणाम संबंध, चौथे नंबर पर सार्वभौमिक सिद्धांत और पाँचवें नंबर पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणामों के पूर्व अनुमान की संभावना। इसके बाद जैसे ही हम नीचे और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य मतलब टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सूचना आधारित समाज में जिसमें ज्ञान का तेज़ी से प्रसार हो रहा हो, शिक्षणों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित और सज्जित करें। छात्र भी अपने स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास करने चाहिए। इसके बाद ब्लूम के द्वारा शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम 1956 के अनुसार शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों के 3 भोगियों में विभाजित किया गया है।
जिनको आंग्ल भाषा के 3H भी कहा जाता है। हेड ज्ञानात्मक, हार्ट भावात्मक और हैंड मनोसंचालित। इनका विस्तृत वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है। पहले नंबर पर ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरे नंबर पर भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, तीसरे नंबर पर मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसके बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र यह बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है। तो सबसे पहले है ज्ञान, मतलब नॉलेज। ये मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है। दूसरे नंबर पर बोध, कंपैरिजन, मतलब ये स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं उपयोग, मतलब एप्लीकेशन। ये अमूर्त या भावात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप से लाए जाने से संबंधित है। चौथे नंबर पर विश्लेषण, एनालिसिस, जहाँ पे देख सकते हैं प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उनके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। संश्लेषण, सिंथेसिस, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मूलतः घटकों को समावेशित करने के बारे में है ताकि ये समग्र सोच विकसित हो। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम भी माना जाता है। इसी तरीके से मूल्यांकन, मतलब एवोल्यूशन है, जिसमें ये विशेष परियोजनाओं में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में किया गया निर्णय है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। तो यहाँ पे इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव प्रेरणा शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों को सहभागिता, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना और जीवन अनुशासन जैसे मूल्य को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि आते हैं। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हैं आग्रहण, सुनने की इच्छा, प्रतिक्रिया, सहभागिता की इच्छा, आंकलन, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है। इसके बाद संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद निरूपण, कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसके बाद इसमें दिया गया है कि इसको हम मनोवैज्ञात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्य के निम्न 5 स्तर वर्णित हैं। सबसे पहले है प्रतिरूपता, लिमिटेशन। इसमें किसी कुराल, व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल के अथा रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरे नंबर पर कार्य साधन या हस्त कौशल, मैनिपुलेशन। एक शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़े। तीसरे नंबर पर है परिशुद्धता। इसके बाद अक्सर ये कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथे नंबर पर देख सकते हैं स्पष्ट अभिव्यक्ति। इसके बाद ये सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। प्रकृतिकरण, इसके बाद इसमें कौशल को आत्मसात किया जाता है और शिक्षार्थी अनुरूप बनाना, संशोधन करना, नई तकनीकों का नियत करना आदि गुणों को सिखाता है। वर्ष 2001 में एंडरसन और कर्तलबुल में ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया गया जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया है। उन्होंने समझ के स्थान पर बोध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मक शब्द के प्रयोग पर बल अधिक दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एंडरसन और कर्तलबुल के अनुसार ज्ञान के 4 आयाम हैं। पहला है तथ्यात्मक ज्ञान, दूसरा है वैचारिक ज्ञान, तीसरा है प्रक्रियात्मक ज्ञान, इसके बाद चौथा है मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। इसको हम ज्ञान का विज्ञान कहते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए वह का ज्ञान। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेगनो और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण, जिसमें इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण उद्देश्य को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है बौद्धिक कौशल। इसके बाद ये कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। दूसरा है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ। इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को विकसित करने हेतु
विधियों और तकनीकों को समावेशित किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है मौखिक सूचनाएं। ये किसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं कि संचालन तंत्र और शारीरिक सूचनाएं। इसके अंतर्गत जब मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं तो उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है आता है। मनोदृष्टि, ये किसी व्यक्ति को आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, शिक्षण सूत्र। तो यहाँ पे शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षक, मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षण शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभव को सूत्र रूप में प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं सूत्रों में दिए गए अनुभवों को शिक्षण सूत्र कहा गया है। इनका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बन जाती है। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं शिक्षण को सूत्र को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सरल से जटिल की ओर, मतलब पाठ सामग्री को संगठित करते एवं कक्षा अनुदेश के समय शिक्षण को चाहिए कि वह सरल प्रत्यय विद्यार्थी को पहले बताएं, फिर क्रमानुसार जटिलतम प्रत्ययों को, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। मतलब सबसे पहले हमें सिंपल, कोई भी हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो इजी चैप्टर होते हैं उसको स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम जो डिफ़िकल्ट होते हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशन बना रहे और उनको आसानी से समझ में आता रहे। दूसरे नंबर पर ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब छात्रों को पहले वो बात बतानी चाहिए जिनका छात्रों को पूर्व ज्ञान है, फिर उसे आधार बनाकर उनका संबंध नवीन ज्ञान से करना चाहिए। इसीलिए शिक्षक पहले पढ़ाते हुए विषय वस्तु को कक्षा में संक्षिप्त रूप से बता सकता है। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तत्वों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं कि अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और इनको आप नोट्स कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम जब प्रोफेसर बनेंगे, टीचर हैं, तो हम स्टूडेंट को, कैंडिडेट को जो समझाते हैं, यही ये नियम है उसको लाते हैं, तभी उनको ये समझ में आता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। सबसे पहले हैं शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है। शिक्षक का कार्य उनकी शंकाओं का निवारण करना होता है। इसके बाद विशेष से सामान्य की ओर, पहले छात्रों को सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हें उदाहरणों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत स्थापित किए जाएं। इसको आगमनात्मक तर्क भी कहा जाता है। आगमनात्मक तर्क भी कहते हैं। छठवें नंबर पर मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता रुचि के अनुकूल को, तत्पश्चात सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद 7वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि विश्लेषण से सरलेषण की ओर, मतलब दोनों एक दूसरे पूरक होते हैं। दोनों ही छात्रों का स्पष्ट एक निश्चित सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक है। एक अच्छा शिक्षण पहले छात्रों को, इसके बाद 7वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि विश्लेषण से सरलेषण की ओर, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु को विभिन्न पहलुओं में अवगत कराता है, इससे विश्लेषण कहते हैं। इसके बाद ज्ञान को व्यवस्थित कर स्थायी करना विश्लेषण कहलाता है। 8वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि पूर्व से अंश की ओर, मतलब गेस्टाल्ट या समष्टि मनोवैज्ञानिक के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होता है, बाद में उनके अंशों का। पहले हम वृक्ष को देखते हैं, फिर उनकी तना, शाखाएं, पत्ते इत्यादि। कहने का भाव यह है कि शिक्षण से पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों को सामने रखा जाए और फिर धीरे धीरे उनके विभिन्न भागों को विषय में ज्ञान दिया जाए, तो शिक्षण ज़्यादा प्रभावशील सिद्ध होगा। इसके बाद
9वें नंबर पर आप देख सकते हैं प्रकृति का अनुसरण, मतलब छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए, जहां तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में हो। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में भी अधिक अनुकरणीय हो जाता है। इसके बाद 10वें नंबर पर इंद्रियों का प्रशिक्षण, मतलब मोंटेसरी और फोएबल इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक है। हमारी 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा को ज्ञान के प्रवेश मार्ग भी बताया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से सबका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षण के सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें 2 दिए गए हैं आपको पॉइंट। शिक्षण विधि 2 प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें सबसे पहले है सामान्य सिद्धांत और दूसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। फिर सामान्य सिद्धांत में क्या है, प्रेरणा का सिद्धांत है, जिसमें यह छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि गतिविधि का सिद्धांत, फ्रोबेल की किंडरगार्टन की अवधारणा इसी पर आधारित है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करता है। इसके बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करें तो जहाँ पे आप देखेंगे कि रुचि का सिद्धांत, मतलब तीसरे रुचि का सिद्धांत शिक्षार्थी के समुदाय बीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। चौथे नंबर पर जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, जीवन का एक निरंतर अनुभव है और शिक्षण अधिक स्थायी रूप से जीवन एक साथ जुड़ा हुआ है। 5वें नंबर पर निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से 6वां है, 7वां है, 8वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, 11 और 12 पॉइंट भी दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, जिसमें शिक्षण को यह समझाना चाहिए कि हर छात्र का एक अलग मनोवैज्ञानिक सत्व होता है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और ज़रूरतों की पहचान करवाकर प्रेरित किया जाता है। इसके बाद मनोरंजन का सिद्धांत, मनोरंजन लंबी अवधि तक चलने वाली कक्षाओं को थकान मिटाता है, एक रास्ता को तोड़ता है, ये छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। इसके बाद अधिगम लर्निंग है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है और ये तालिका दी गई है और इसी तरीके से ये भाग 1 है और भाग 2, भाग 3, मतलब 3 वीडियो में हम इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण कौशल, टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षण अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में इसके प्रकाशन के लिए निम्नलिखित शिक्षण कौशलों पर बल दिया गया है। लिखित शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण सामग्री का आयोजन करना, पाठ का परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना, पाठ का परिचय देना, कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना, प्रश्नों का सही वितरण करना और प्रतिपुष्टि प्रबंधन। इसी तरीके से ये 11 पॉइंट दिए गए हैं और ये यहाँ पे भाग 1 जो है हमारी जो आज की क्लास है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। हम मिलते हैं दूसरे भाग में कुछ यूनिट के साथ, उसमें भी ऐसे ही कुछ टॉपिक्स होंगे जिसको हमें अच्छी तरीके से समझना होगा और इन्हीं टॉपिक के बीच में से ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसीलिए आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मोड में दोनों में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।